गुड आफ्टरनून 10th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान इतिहास में पाठ 2 अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ, इसके अंतर्गत हम आगे पढ़ेंगे। शहरों में आंदोलन वाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने देख चुके थे कि किस प्रकार से 1921 से 22 के बीच कपड़ों का जो विदेशी कपड़ों का आयात है वो आधा रह गया था, उसकी कीमतें कम हो गई थी और फिर ये आंदोलन और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगा। लेकिन कुछ समय बाद यह शहरों में आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्रायः महंगा होता था, इसकी कीमत अधिक होती थी और गरीबी से खरीद नहीं सकते थे। अब वे मिलें के कपड़े का लंबा समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे, तो ब्रिटिश संस्थाओं ने बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। अब उन्होंने बहिष्कार तो नहीं किया, लेकिन उससे फिर भी एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ गई। अब आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी, ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया भी धीमी हो गई। इसका परिणाम क्या हुआ कि विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालत में दिखाई देने लगे। अब हम पढ़ेंगे ग्रामीण इलाकों में विद्रोह कैसे शुरू हुआ। तो शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया था। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों व आदिवासियों के संघर्ष में भी आंदोलन समा गया और अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। और बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था, ताकि ज़मीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित ना हो सके। अब इधर क्या हुआ, किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए और बेगार खत्म हो जाए। बेगार क्या होता है? बेगार मतलब बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना, मतलब उनको किसी भी प्रकार का पैसा या वेतन ना देकर उनसे बस सिर्फ क्या लेना, काम लेना। तो किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। और क्या होता था, पट्टेदार के तौर पर उनको पट्टे निश्चित नहीं होने पर बार बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था। अब ज़मीन पर उनका तो अधिकार स्थापित ही नहीं हो सका। उधर किसानों की मांग थी कि लगान क्या हो जाए, कम कर दिया जाए। लेकिन बेगार का खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई और धोबी, ये नाई जो बाल हमारे जो हेयर कट करते हैं, बाल काटते हैं, वो नाई जाति में आते हैं, और धोबी जो कपड़े धोते हैं, तो इनको क्या कर दिया, बंद करने का फैसला लिया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया और गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया उन्होंने। महीने भर में इस पूरे इलाके गांव में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया जाने लगा। लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश ही नहीं था। फिर क्या हुआ, 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों ने उनके मकानों पर क्या होने लगे, हमले होने लगे। बाज़ारों में लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया और बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा, ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी। ऐसा किसने कहा? लोगों ने समझाया गांधी जी के बारे में। तो महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाई और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। तो नाम किसका हो रहा था? महात्मा गांधी का। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया
कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी और अन्य वन क्षेत्रों में की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी। लोग इन जंगलों में ना तो मवेशियों को चरा सकते थे, ना ही जलावन के लिए लकड़ियाँ और फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लोगों को परेशानी हुई और बहुत ज़्यादा उनमें गुस्सा आने लगा। न केवल उनकी रोजी रोटी पर इसका असर पड़ा, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी उनसे छीन लिए जाएंगे। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर कर दिया तो लोगों ने बगावत कर दी। उनका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम और राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं। वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते थे और लोगों को स्वस्थ कर सकते थे तथा गोलियां भी उन्हें मार नहीं सकती थी। राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत जो भी विद्रोही थे, उनको विश्वास था कि वो जो है शख्स वह ईश्वर का क्या है, अवतार है। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित थे। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने लोगों को खादी पहनने के लिए क्या किया, प्रेरित किया, और क्या छोड़ने के लिए कहा, शराब। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद होगी। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए कौन सा युद्ध चलाते रहे, गुरिल्ला। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई और राजू अपने लोगों के बीच क्या बन गया, एक लोकनायक बन गया, एक बहुत बड़ा नेता बन गया। अब उधर बागानों में स्वराज किस प्रकार स्थापित हुआ, तो महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि वे उन 4 दीवारियों से जब चाहे आ जा सकते हैं और उन पर कोई बंद नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। उनके लिए आज़ादी का मतलब क्या था कि वे अपने गांव में संपर्क रखें, अपने गांव से बनाकर रखें। 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान में बाहर जाने की छूट ही नहीं होती थी। यह इजाज़त उन्हें विरले में कभी मिलती थी, कभी नहीं। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हज़ारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे, उन्हें बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको क्या लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हर एक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। उनका सोचने का नज़रिया कुछ अपना उनका अलग ही था, लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंस गए और उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और बुरी तरह उनकी पिटाई शुरू कर दी। इन स्थानीय आंदोलन की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रमों में परिभाषित ही नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज्य शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाला। सब अपने मतलब के लिए काम करना शुरू करने लगे। उनको यही नहीं पता था कि हम स्वराज क्यों मांग रहे हैं और किस लिए मांग रहे हैं। वो तो सिर्फ अपने काम को गिनाकर उससे स्वराज से जोड़ने लगे। उनके लिए यह एक ऐसा युग घोतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया तो स्वतंत्र भारत में हुंकार भरी, तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावात्मक स्तर पर जुड़े हुए नजर आए। अब जब महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित था। मतलब हर व्यक्ति अपने इलाके को सुधारने के लिए अपने रोजगार से मतलब रखता था और अपने काम निकालने के लिए वो गांधी जी का नाम का सहारा लेता था या कांग्रेस से जुड़ने का दावा करता था और एक आंदोलन को अपने मतलब के आंदोलन में शामिल करने लगा। यहाँ पर एक घटना का चित्र दिया है जो 1922 यानी चोरा चोरी की घटना है। यानी गोरखपुर स्थित चोरा चोरी बाज़ार में से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया और इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान भी कर दिया। ये कौन सी घटना का चित्र है, चोरा चोरी। यहाँ तक इस पाठ को आपको पढ़ना है, बाकी भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।